नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आज दिन भर की तमाम खबरों पर हर जरूरी अपडेट्स देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में अब कोरोना की आहट सुनाई देने लगी है। किन किन राज्यों में क्या अलर्ट है, जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता पूजा। चीन में कोरोना का नया वेरिएंट BF7 कहर बरपा रहा है। चीन के अस्पतालों से जो तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, वो हैरान कर देने वाली है और वो पड़ोसी देश जो हैं उनको भी चिंता में डाल रही है। भारत सरकार की बात की जाए तो चीन के हालातों को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट पर है। PM मोदी भी हाई लेवल मीटिंग बुला चुके हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। राज्य सरकारों को आदेश दे दिए गए हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। साथ ही पुलिसकर्मी जो है उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य सरकारों की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने अपने राज्यों में कोरोना को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां करना शुरू कर दिया है। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली समेत सभी राज्यों में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विभागों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। मास्क लगाने की लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि मास्क लगाने पर ध्यान दिया जाए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए क्योंकि पहली और दूसरी लहर का जो दुष्परिणाम है वो हम देख चुके हैं। इसको लेकर सरकार पहले से अलर्ट नजर आ रही है और लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है। हालांकि अभी मास्क अनिवार्य रूप से लोगों के लिए जारी नहीं किया गया है, लेकिन अपील की जा रही है कि कोरोना का संक्रमण पहले की तरह ना हो और इस बार जो संक्रमण आया है वो उससे बचा जा सके, इसके लिए मास्क का प्रयोग किया जाए। पहले से ही अलर्ट पर रहा जाए और वैक्सीनेशन की यहाँ पर बात की जा रही है कि वैक्सीनेशन अभियान जो है वो तेज किया गया है। वैक्सीनेशन डोज सबको प्रॉपर तरीके से लगाई जाए। बूस्टर डोज को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि पहले जब लहर आई थी तब तक लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, इसलिए उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा देखने को मिला था। लेकिन अब ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन का एक ना एक डोज लग चुका है। 25% से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो कोरोना का जो प्रकोप अगर भारत में होता है तो वो थोड़ा कम रहेगा। हालांकि अभी की बात की जाए तो अभी कोरोना का जो नया वेरिएंट है BF7 उसके ज्यादा मरीज भारत में नहीं मिले हैं। 1-2 मरीजों में पुष्टि हुई है जिनको आइसोलेट कर दिया गया है, जिनकी जांच की जा रही है। उनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर भारत सरकार कोरोना को लेकर पहले से तैयार है। राज्य सरकारें भी व्यापक स्तर पर तैयारी कर चुकी है। PM मोदी राज्य सरकारों को आदेश दे चुके हैं कि कोरोना से बचाव को लेकर, सावधानी को लेकर, निगरानी, संक्रमण की निगरानी को लेकर ढांचे को पूरी तरीके से तैयार किया जाए ताकि अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो उससे तैयारी के लिए हम लोग अलर्ट पर रहें। कैमरामैन निकी के साथ मैं पूजा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली पहुंच गई है और उसको लेकर सियासत देश में जबरदस्त गरमाई हुई है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह बदरपुर बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में प्रवेश कर गई। इस दौरान यह यात्रा दिल्ली के 7 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। कड़ाकी ठंड होने के बावजूद काफी लोग, चाहे वो युवा हो, सैनिक हो, बुजुर्ग हो, सभी लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं शनिवार को राहुल गांधी दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन के दरगाह पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने चादर चढ़ाई। इसके साथ ही राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और अंत में लाल किला के परिसर पर जाकर उन्होंने सरकार पर जमकर हंगामा बोला, हल्ला बोला। कैमरामैन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद। कानपुर में SDF बनकर दुकानदार को किसने किया गुमराह, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम। कानपुर में SDF बनकर आए कार सवारों ने एक परचून की दुकान चलाने वालों का अगवा कर लिया। मामले का जब उसका भतीजे ने विरोध किया तो वहां पर जो कार सवार बदमाश थे उन्होंने धक्का देकर भतीजे को और जो युवक था उसको उठाकर लेके चले गए। आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के थाना गोविंद नगर क्षेत्र का है, जहां पर जो युवक है वो परचून की दुकान चलाता है। वहीं देर रात तकरीबन 9:30 से 10 बजे के पूरा वाक़या है जब कार सवार 4 बदमाश वहां पर पहुंचते हैं, जिसके बाद वहां परचून की दुकान वाले जो रखे होता है उसको जो है अगवा कर लेते हैं। हालांकि जब इसकी पूरी जानकारी जब उसका जो भतीजा वहां पर मौजूद होता है, प्रत्यक्षदर्शी होता है, उसने जब पुलिस को दी तो तत्काल पुलिस एक्शन में आती है और उसके जो परचून की दुकान चलाने वाला है उसी खोजबीन में लग जाती है। हालांकि कुछ ही देर में ये मालूम होता है कि जो बदमाश होते हैं कार सवार, वो परचून की दुकान वाले को किसी सेफ जगह पर छोड़ के चले जाते हैं।
हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर तत्काल पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक युवक को भी गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ चल रही है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वहां पर जो कार सवार थे उसमें से एक पुलिस की वर्दी पहने हुए था, जिसने खुद को एसटीएफ का सिपाही बताकर वहां पर जो युवक था, जो परचून वाला था, उसको अगवा किया था। हालांकि इस पूरे मामले पर अब जो है पुलिस जांच में जुट गई है और जो 4 कार सवार थे उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जो 4 कार सवार थे उसमें जो ड्राइवर चालक था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 3 जो कार सवार थे अब पुलिस उनको कब गिरफ्तारी करती है। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। साल 2019 में सीए के विरोध में हुए दंगों को लेकर सरकार अब दंगाइयों से भरपाई करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा में 2019 में सीए और एनआरसी के विरोध में हुए प्रोटेस्ट में मेरठ न्यायालय ने सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों से भरपाई का आदेश दिया है। अमरोहा प्रशासन को यह आदेश दिया गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने बताते हुए कहा कि जो 82 आरोपी इसमें बनाए गए हैं, माननीय न्यायालय के आदेश पर उन सभी से वसूली की जाएगी। जो उन्होंने प्राइवेट और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाई थी उन सभी से वसूली की जाएगी। लगभग 4,27,000 रुपये की उन्होंने संपत्ति, प्राइवेट और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाई थी, जिसकी भरपाई जल्द ही की जाएगी, जिसको लेकर जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी की ओर से इस बाबत बताया गया कि सभी जो 82 आरोपी हैं उनसे जल्द वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डीएवी कॉलेज में छात्र संघ के महत्वपूर्ण चुनाव हुए हैं। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। मतदान की प्रक्रिया कह सकते हैं कि सुबह 8:30 से शुरू हुई थी। 30,000 से ज़्यादा छात्र इस चुनाव मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। विभिन्न छात्र संगठन है, उन छात्र संगठनों के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए अपने मतदान का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। छात्र संगठन लगातार छात्रों को अपने जो उनके प्रत्याशी हैं उसके पक्ष में मतदान की अपील यहाँ पर कर रहे हैं। उनको रिझाने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है, यानी हर बैलेट पेपर किस तरह से अंदर वोट डालना, उस चीज़ को समझाने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक की निगाहें इस डीएवी पीजी कॉलेज पर सबकी टिकी रहती है, क्योंकि छात्रों के सबसे बड़े जो छात्र संगठन होते हैं वो यहीं से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं। छात्र संगठन के जो चुनाव होते हैं वो उनकी राजनीति की पहली सीढ़ी यहाँ पर होते हैं और इस सीढ़ी के साथ ही वो अपना काम आगे बढ़ाने का काम करते हैं, यानी आगे भविष्य में किस प्रकार का नेता बनेगा उनका यहीं से शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। लगातार प्रयास उस चीज़ के यहाँ पर रहते हैं और कोशिश सबकी यही रहती है कि शासन संगठन के जरिए उन सब चीज़ों को रहते हैं। और बाहर सड़कों के बाहर भी छात्रों का हुजूम देखने को मिल सकता है। अंदर मतदान प्रक्रिया चले, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी यहाँ पर रखी गई है। कोशिश यही है कि जो सुरक्षा व्यवस्था उस पर किसी प्रकार की चूक यहाँ पर ना रहे, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव में छात्रों का मतदान है, रुझान है, उसको देखते ही यहाँ पर तस्वीर अलग से बनती है। और ये कहा जा सकता है कि आज मतदान होगा, मतदान के बाद मतगणना की जो शुरुआत होगी वो शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी और देर रात तक जो चुनाव परिणाम होंगे वो निकल कर सामने आ पाएंगे। और जो छात्र संगठन के जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर उन सब चीज़ों के लिए नजर जाएंगे, यानी नया छात्र संगठन कैसे होगा, कॉलेज में कैसे काम करेगा, वो उन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो कह सकते हैं कि सभी की निगाहें, चाहे देहरादून हो या दिल्ली हो, सभी की निगाहें इस महाविद्यालय पर टिकी हुई है कि यहाँ कौन सा छात्र संगठन विजयी होता है। कैमरामैन हसनुल्लाह साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में जिला अदालत ने सर्वे पर फैसला सुना है। अब सर्वे इसका होगा। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोहर पटेल। मथुरा में एक बार फिर शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्म स्थान विवादित भूमि मामला गरमाने लगा है और मथुरा कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें अमीन रिपोर्ट 20 जनवरी को प्रेषित करने के लिए आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता और सुजित यादव की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सीनियर डिवीजन सिविल जज ने एक आदेश जारी किया है और 20 जनवरी को कोर्ट में अमीन रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा है। कोर्ट ने 4 ट्रस्टियों को भी नोटिस जारी कर उनको आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि चारों पक्षकार जो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, इंतज़ामिया कमेटी, शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है, जिसमें 20 जनवरी को सबको उपस्थित होने के लिए कहा है। वहीं इस मामले को लेकर अमीन के लिए भी
रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी दर्जनों पक्षकार सामने आए थे और अलग अलग याचिकाओं पर कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही थी। इस बार कोर्ट ने आदेश देते हुए अमी रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा है। मथुरा से इंडिया वॉइस के लिए मनोहर पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर थे। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात 1 घंटे तक चली। उनके आवास पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आए थे। वहीं उपचुनावों के बाद पहली बार ये मुलाकात बताई जा रही है कि दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे से ज्यादा ये मुलाकात चली थी। और कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आए हैं तो उसी को देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी और कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अब से अच्छे कार्यों को भी जो है योगी आदित्यनाथ ने गिनवाया, प्रधानमंत्री के सामने रखे और कहा कि काफी चर्चाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। और साथ ही कहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्ट समिति का आमंत्रण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शामिल होने के लिए भी निमंत्रण किया है योगी आदित्यनाथ ने। और कहा है कि उत्तर प्रदेश में अच्छे कार्यों पे भी जो है योगी आदित्यनाथ ने अपनी चर्चाएं कराई और उनको जो है बधाई भी दी। और साथ ही कहा है कि G26 सम्मेलन को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ को कहा है कि G26 सम्मेलन होना है तो उसी को देखते हुए भी जो है पूरे बाहर से जो विदेश से लोग आएंगे उनको किस तरीके से आमंत्रण किया जाएगा, किस तरीके से देखभाल की जाएगी, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बताया और कहा कि G26 सम्मेलन में पूरी तरीके से शामिल लोगों को होने के लिए भी बधाई का पात्र बताया। और साथ ही कहा 2024 के चुनावों की नजदीक है, जैसे नजदीक आते जा रहे हैं तो उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उस योगी आदित्यनाथ से उस पर भी चर्चा की और कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अब से अच्छे कार्य किए हैं। तो उसमें चाहे केंद्र की बात की जाए या उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग कार्यों को भी योगी आदित्यनाथ ने गिनवाया प्रधानमंत्री के सामने। और साथ ही कहा कि जिस तरीके से निकाय चुनाव होने हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को देखते हुए तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जीत हासिल करने के लिए जा रही है। उन्होंने सभी चीज़ों को देखते हुए उन्हें योगी आदित्यनाथ को बधाई भी दी और साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से निकाय चुनाव होने जा रहे हैं तो उस पर भी काफ़ी देर तक दोनों लोगों नेताओं की चर्चा चली। और ये पहली बार मुलाकात जो मानी जा रही है कि उपचुनाव के बाद पहली बार 1 घंटे से ज़्यादा जो करीब बैठक चलिए दोनों नेताओं की मुलाकात की जा रही है कि आखिरकार 2024 के चुनावों को देखते हुए ये बैठक भी की जा रही थी। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। जहरीली और अवैध कच्ची शराब को रोकने के लिए यूपी की बलिया पुलिस कितनी अलर्ट है और साथ ही इसकी रोकथाम के लिए बलिया पुलिस का आगे का पूरा प्लान क्या है, क्या रोड मैप है, ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। बिहार के छपरा में जिस तरह से जहरीली शराब को लेकर के दुर्घटना घटी उसको लेकर के बलिया पुलिस इस समय अलर्ट मोड पे है। बलिया पुलिस रेवती थाना ने रेवती के वार्ड नंबर 2 और 3 में दुसाद टोली में कच्ची शराब को लेकर के छापेमारी की, जहां पे महुआ और गुड़ जमीन में गाड़ करके रखा गया था तालाब के किनारे और इस तरह से मैदान में, जहां पर पुलिस ने उसको निकाल करके और सारा नष्ट किया। वहीं 4 कुंटल लगभग लहन को भी रेवती पुलिस ने नष्ट किया। आपको मैं बता दूं कि जब से छपरा में जहरीली शराब को लेकर के जिस तरह से घटना घटी उसको लेकर के बलिया पुलिस भी इस समय काफ़ी अलर्ट मोड में दिख रही है। बलिया पुलिस लगातार कच्ची शराब को लेकर के एक अभियान चला रही है और उस अभियान के तहत कच्ची शराब को नष्ट कर रही है और लगातार इस पे पुलिस की नज़र बनी हुई है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया है। क्या है पूरा मामला, अपडेट्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा। सीबीआई ने आईसीआईसी बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर वीडियोकॉन को दिए गए 3,562 करोड़ रुपए के लोन में अनियमितता पाई गई है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 59 वर्षीय चंदा कोचर ने अक्टूबर 2018 में आईसीआईसी बैंक से इस्तीफा दे दिया था। आखिर ये मामला क्या है और क्यों मामला दोनों की गिरफ्तारी तक पहुंचा है, इसे आपको विस्तार से बताते हैं। 1 मई 2002 को आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ बनने के बाद चंदा कोचर ने अनियमित तरीके से वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत की कंपनियों के लिए लोन मंजूर कराए थे। सीईओ बनने के बाद 2 साल बाद 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। चंदा कोचर ने वीडियोकॉन में करीब 3,250 करोड़
रुपए का लोन जारी किया गया था, जबकि धूत ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को उनके बिजनेस में फायदा पहुंचाया था। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन समूह के साथ जुड़ी 4 अन्य कंपनियों को जून 2009 में अक्टूबर 2011 के बीच 1875 करोड़ रुपए के 6 लोन को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उसमें अनियमितता पाई गई थी। सीबीआई का आरोप है कि वीडियोकॉन समूह को दिए गए इस लोन को एक समिति द्वारा मंजूरी दी गई थी, जिसमें चंदा कोचर भी शामिल की गई थी। एजेंसी का कहना है कि उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और वीडियोकॉन को लोन मंजूरी करने के लिए वेणुगोपाल धूत से अपने पति के माध्यम से अवैध अनुचित लाभ प्राप्त किया। तो चंदा कोचर को वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए कथित लोन में अनियमितता पाए जाने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने पति और पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक मासूम का सरेआम कत्ल हो जाता है। कत्ल के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। क्या पूरा अपडेट्स है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। सीतापुर में रिश्तों को सरसार करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कलयुगी पिता ने अपनी पत्नी को पीटा ही नहीं बल्कि 4 साल की बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला सीतापुर के सिधौली थाना क्षेत्र के संत नगर मोहल्ले का है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की पिटाई की गई और बीच बराव करने आई 4 साल बच्ची की राड मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मामला केवल इतना था कि घर में चाय बनाने को लेकर विवाद हुआ, जिसको लेकर पहले वो व्यक्ति बीच बराव करता है, लेकिन अंत में अपना आपा खोकर लोहे की राड से अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता है। पिटाई का बीच बराव करने आई 4 साल की अर्पिता की भी लोहे की राड मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि जब पुलिस को इसकी सूचना पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने परीक्षण के दौरान 4 साल की लड़की को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। ताजनगरी आगरा में गोलीकांड हुआ है और गोली लगने से एक बुजुर्ग की सनसनीखेज मौत हो गई। क्या अपडेट्स है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मयंक त्यागी। जंगलों में मर्डर जैसी कोई आम घटना नहीं होती है। वहीं खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव बुरेरा के जंगलों में एक अज्ञात शव मिला, जिसके सिर में गोली मिली है। वहीं ग्राम प्रधान की सूचना पर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां मौजूदा कारतूस और तमाम चीजें बरामद की गई है। मृतक झम्मन लाल नगला उदैया खेरागढ़ का रहने वाला था, जो कि हलवाई था। घर जाते हुए समय ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस अज्ञात हमलावर और हत्यारों की तलाश में जुट गई है। कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक टीम ने तमाम कवायद शुरू कर दी है। फिलहाल देखना ये होगा कि अज्ञात हमलावरों की तलाश आखिरकार पुलिस कितने दिनों में कर पाएगी। मौके पर तमाम अधिकारियों ने जानकारी जुटाने में, साक्ष्य जुटाने में पूरी कमर कस दी है। फिलहाल कई टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द ही इस पूरे खुलासे के लिए पुलिस परिवार को आश्वासन देती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ में मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। रायबरेली में अवैध शराब का बोलबाला है और कैसे अवैध शराब कारोबारी कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। एक और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों व अवैध कारोबारियों पर शिकंजे कस रही है, लेकिन रायबरेली जिले में इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। ताजा मामला रायबरेली जिले के गुरबकसगंज थाना क्षेत्र का एक सामने आया है, जो वाकई पुलिस को ठेंगा दिखाने वाला वीडियो है। आपको बता दें, वीडियो में लगातार कई भट्टियां शराब की, अवैध जो शराब बनाने वाली भट्टियां हैं, वो धधकती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो पुलिस व आबकारी विभाग की कलई खोलने के लिए पर्याप्त है। आपको बता दें, लगातार अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। पूर्व में भी बछरावा थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस की जमकर किरकिरी हुई थी। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो पुलिस और आबकारी विभाग अभी भी हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे दिखाई पड़ रहा है। और अगर बात करें कार्रवाई की, तो कार्रवाइयां मात्र कागज तक ही दिखाई पड़ रही हैं। जो लगातार ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसके अलावा भी जिले में किस तरह का अवैध कारोबार जोरों पर है, ये तो
समय बताएगा। लेकिन जो ताजा तस्वीरें हैं ये लगातार पुलिस और आबकारी विभाग की कलई खोलने के लिए पर्याप्त हैं। इन तस्वीरों के आने के बाद हालांकि देखा गया है कि पुलिस विभाग में हड़कंप देखने को मिला है, वहीं आबकारी विभाग की अभी तक करनी नींद नहीं खुली है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह की खबरें चलने के बाद क्या कार्यवाही जिम्मेदार करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वाइज, रायबरेली। आईपीएल के ऑक्शन में कौन रहा सबसे ज्यादा बिकने वाला क्रिकेटर और किसने बनाए सबसे ज्यादा बिक्री के रिकॉर्ड, जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अभिषेक भाटी। 23 दिसंबर शुक्रवार को आईपीएल ऑक्शन हुआ जिसमें 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसी के साथ सैम करन जो कि पिछली साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे, इस बार वो इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। 18.5 करोड़ रुपए में उन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा है, जिसके साथ इस बार का रिकॉर्ड तोड़ ऑक्शन हुआ है जिसमें 15 करोड़ से ऊपर 4 खिलाड़ी गए हैं, जिसमें निकोलस पूरन हैं, बेन स्टोक्स हैं, कैमरन ग्रीन मुंबई इंडियंस के लिए और सैम करन पंजाब किंग्स के लिए। इस बार का आईपीएल देखने लायक होगा, रोमांचक होगा, क्योंकि इस बार 400 खिलाड़ियों में से ये 4 खिलाड़ी दावेदार होंगे एक अच्छी टीम के लिए। कैमरामैन निकी के साथ मैं अभिषेक भाटी, इंडिया वॉइस। एम्बुलेंस तो मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए होती है ना, लेकिन यूपी के प्रतापगढ़ में एम्बुलेंस के अंदर सवारी बैठाने का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। क्या है पूरी खबर, हमारे सहयोगी सिद्धार्थ की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। प्रतापगढ़ में एम्बुलेंस द्वारा सवारी ढोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और सीएमओ प्रतापगढ़ द्वारा इस वीडियो की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएमओ प्रतापगढ़ का कहना है कि इस मामले की जांच के लिए आदेश तत्काल दे दिए गए हैं और जो सेवादाता कंपनी है उसको नोटिस दे दिया गया। उसके नोटिस के जवाब देने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इसके पहले भी जो सेवादाता कंपनी थी वो लगातार विवादों में रही है, फॉल्स कॉल को लेकर विवादों में रही है, लेट लतीफ़ी को लेकर विवादों में रही है। अब देखना ये है जो ताजा मामला है इसमें किस प्रकार से सीएमओ प्रतापगढ़ कार्रवाई करते हैं और सेवादाता कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि सीएमओ प्रतापगढ़ द्वारा इसके लिए सेवादाता कंपनी है उसको नोटिस प्रदान किया गया है और कहीं ना कहीं नोटिस जिस तरह सीएमओ प्रतापगढ़ का कहना है कि जवाब आने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया वॉइस, प्रतापगढ़। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी राकेश कुमार। चीन में कोरोना का नया वेरिएंट BF7 कहर बरपा रहा है। चीन के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर हमला बोला है और साफ तौर पे कहा है कि जब जब झारखंड सरकार आगे बढ़ती है और काम करने की कोशिश करती है तब तब कहीं न कहीं कई चीज़ें सामने आती हैं। उसमें सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि किस तरीके से राज्य में जो केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ काम कर रही हैं और किस तरीके से सभी चीज़ों को लेकर चला जा रहा है उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खास करके हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से जिक्र किया है सारी चीज़ों का, उसमें इस बात का भी जिक्र किया है कि राज्य में जो नियोजन नीति बनाई गई थी उसमें बाहरी लोगों ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद से हाई कोर्ट में जब पिटीशन डालकर उसको खारिज कराने में मदद की है। यानी कि सीधे सीधे हेमंत सोरेन का कहना है कि राज्य हित में बाहरी लोग काम नहीं कर रहे हैं और बाहर के लोगों के हस्तक्षेप के कारण तमाम नीतियों को प्रभावित किया जा रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद से कई चीज़ें सामने आ गई हैं। खास करके तमाम जो छात्र हैं और साथ साथ राजनीतिक दल के लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आई थी और साफ तौर पे लगता था कि कहीं न कहीं जिस तरीके से राज्य में नियोजन नीति बनाई जानी चाहिए थी उसको लेकर विरोधाभास देखा गया है। और साथ साथ जिस तरीके से राज्य में ईडी की टीम और सीबीआई की टीम काम कर रही है उसको लेकर भी हेमंत सोरेन ने कई बार सवाल खड़े करते हुए कहा है कि किसी भी स्थिति में राज्य में जो कुछ चल रहा है वह राज्य हित में नहीं है, इसलिए वो सीधे सीधे अब लड़ाई के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से विधानसभा में हेमंत सोरेन ने अपनी बातों में इस बात का जिक्र किया है कि राज्य हित को लेकर वे लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहरी तत्वों के कारण वह राज्य के विकास में प्रभाव पड़ रहा है। और सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी के साथ साथ केंद्र की जांच एजेंसियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं देश और दुनिया की। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।